मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आज आप सभी के सामने मैं प्रकृतिवाद के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और मानवतावाद, मार्क्सवाद आदि की चर्चा हमारे सिलेबस में है। तो हम लोग आज प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ना चाहेंगे और उसी दृष्टि में मैं आज आप सभी के बीच इन बातों को लेकर आ रहा हूँ। मित्रों, मैं पिछले वर्ग क्लास में पढ़ाया था आपको प्रयोजनवाद। ये प्रयोजनवाद आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद के बाद का स्वरूप है। प्रकृति का मतलब आप जानते हैं कि प्रकृतिवाद, प्रकृति जो वाद मतलब होता है विचार। किसका विचार? तो प्रकृति का विचार। ये प्रकृति का विचार क्या है? तो प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति का अर्थ क्या है। तो हम देखें कि प्रकृति का जो अर्थ है वह है बहुत कुछ स्वभाव से लगा, बहुत कुछ स्वभाव से लगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं, जाना जाता है। दूसरा कहता है कि बनावट के ठीक विपरीत जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें मनुष्य ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, वही प्रकृति है, प्राकृतिक है। जो शुद्ध रूप से पूर्व निर्मित है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, वही प्रकृति है। और उसके तीसरे अर्थ को कहा जा रहा है कि समस्त विश्व तथा उसकी क्रियाएं, समस्त विश्व तथा उसकी क्रियाएं। और अब देखिए कि कहता है कि क्रियाएं, जो मनुष्य जो कुछ करता है, समस्त विश्व और उसकी क्रियाएं, जो मनुष्य जो कुछ भी करता है वह प्राकृतिक है। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि प्रकृति की परिभाषा देना बड़ा ही कठिन है। प्रकृति की परिभाषा देना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो अर्थ सामने आया, मैंने आपकी उसकी चर्चा की, पहली चर्चा की आपसे कि वह उसका स्वभाव क्या है? लगाव से है। दूसरा आपको कहा कि बसावट के विरुद्ध कहा कि जो बसावट है ठीक उसके विपरीत, जिस बसावट में कोई मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ न किया गया हो, तो वह प्राकृतिक है। और तीसरा कहा आपको समस्त विश्व की जो क्रियाएं हैं, मनुष्य द्वारा जो समस्त की जो क्रियाएं हैं, वो क्या है? प्राकृतिक है। अब हम लोग देखे हैं प्रकृतिवाद के बारे में जो चर्चा हुई, प्रकृतिवाद का जो जन्म है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आया? तो इसका सर्वप्रथम विचार यूनानी दार्शनिक थेल्स 640 ईस्वी ईसा पूर्व में इसकी चर्चा की। फिर उसकी चर्चा डेमोक्रेटिक्स ने की, वहीं के विद्वान ने, उसी तो इमिक्रेटस ने की। तो हम लोग देखते हैं कि बाद के दिनों में इनको, हालांकि प्लेटो ने भी 387 ईस्वी पूर्व प्लेटो ने भी इसकी चर्चा की। प्लेटो को हालांकि आदर्शवादी कहा जाता है, लेकिन उसको कुछ लोग उसको प्रकृतिवादी का भी कुछ उसको अंश मानते थे। मित्रों, अब हम देखें कि प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या विद्वानों ने क्या दी। तो हमने आपको कहा कि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि इसकी परिभाषा देना कठिन है। फिर भी हम देखें कि रस्क महोदय ने क्या कहा। तो रस्क महोदय ने कहा कि प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो उन लोगों द्वारा अपनाया गया है जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। कहा रस्क, क्या कहा कि प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अब मित्रों, इस परिभाषा के बाद हम देखें कि प्रकृतिवाद के असल में क्या माने था और क्या सोच था। तो प्रकृतिवाद का मुख्य नारा जो रूसो ने दिया, वह कहा प्रकृति की ओर लौटो, समाज के बंधन के नियमों को तोड़ डालो। मित्रों, उन्होंने कहा कि समाज के जो बंधन है उसको नियम को तोड़ डालो। स्वतंत्रता की बात करता था। वह बिल्कुल ही आदर्शवाद के उलट, वह भौतिक, वो पदार्थ को मानता था।
वो प्रकृतिवादी को आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं था, वह ईश्वर को नहीं मानता था। उसका कहना था कि जो कुछ भी है वह सबका निर्माण पदार्थ के द्वारा हुआ है, ये प्राण कुछ भी नहीं है, ये शरीर जो है सो यहीं बना है और इसकी यही समाप्ति होती है। इसमें कोई प्राण का कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं था। वो उन प्राण पखेरु की बात वो नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो भी पदार्थ बना है यही बना है। और आपको मैं बतलाऊं कि जो उनके द्वारा जो बातें कही गई थी उसमें ईश्वर की बात नहीं थी। वो आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत कहते थे कि जो कुछ भी दिया है वो प्रकृति ने दिया है और प्रकृति के द्वारा ही मानव का सृष्टि हुआ है, पशु का सृष्टि हुआ है। मनुष्य पशु का उच्चतर अंग है, जैसा कि डार्विन ने भी कहा, लैमार्क ने भी कहा। डार्विन ने भी कहा कि वो डार्विन ने बतलाया कि कैसे क्रमिक विकास हुआ है मनुष्य का, और लैमार्क ने बताया कि प्रकृतिवाद में वातावरण से किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं। उसने कहा कि किस प्रकार प्रति वातावरण के अनुरूप परिवर्तनशीलता होती है, ये लैमार्क ने कहा। अब मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि दर्शन में प्रकृतिवाद, दर्शन के अंदर प्रकृतिवाद जो है उसको तीन भाग में बांटा। कहा तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। दूसरा कहा ज्ञान मीमांसा, इपिस्टियोलॉजी। तीसरा कहा आपको मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी कहा। और उस तत्व मीमांसा में कहा जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, वही सब मूल हैं। उसने भौतिक जगत को माना। उसने कहा कि जो ये पदार्थ विज्ञान है इसी के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। वो तत्व को मानता था, एलिमेंट को मानता था। यहाँ जो सृष्टि को मानता था, प्रकृति में ही मानता था सभी चीज को, और उसके अंतर्गत वो कुछ दूसरे चीज को नहीं मानता था। लौकिक परलौकिक आत्मा परमात्मा की बात वो नहीं मानता था। दूसरा कहा ज्ञान मीमांसा। कहा कि शिक्षा जो आती है वो इंद्रियों के द्वारा शिक्षा आती है बालकों में। ये जो इंद्रियां हैं, मनुष्य के जो इंद्रिय है उसके द्वार के द्वारा ज्ञान में शिक्षा आती है। पहले की जो कोई भी बात है नहीं, वो क्रिया से खुद शिक्षा हो आती है। तीसरा कहा मूल्य की बात, मूल्य मीमांसा। कहा कि जो प्रकृति में जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य जो है, उसी सौंदर्य जो वास्तविक सौंदर्य है, उसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो सौंदर्य जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ सौंदर्य है, जिससे मानव को लाभ होगा। उससे अलग होने की बात उसने नहीं कहा, छेड़छाड़ की बात कहा। और दर्शन में उसका जो सिद्धांत है, प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है, वो पहला कहा कि संसार क्या है, संसार मशीन है और मनुष्य उसका एक भाग है। कहा कि जो संसार आप देख रहे हैं यह यंत्र है। उसने यांत्रिक तांत्रिकता से उसकी तुलना की। मनुष्य के संसार क्या है, एक मशीन है, उस मशीन का एक पार्ट मनुष्य है। दूसरा उसने कहा कि मनुष्य की सारी शक्ति प्रकृति में निहित है। मनुष्य जो है उसकी जो शक्ति है वो कहाँ है, वो प्रकृति में सब मौजूद है, निहित है। उसने तीसरी बात कहा कि प्रकृति की अंतिम वास्तविकता केवल विज्ञान के द्वारा ही परखा जा सकता है। प्रकृति में क्या वास्तविकता है, इसकी जो जांच है वो वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रयोग के द्वारा जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट कहा प्रकृति की अंतिम, और कहा कि प्रकृति का नियम शाश्वत है। प्रकृति का जो नियम है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है। देयर इज नो चेंज इन द नेचर बिकॉज नेचर हैज यूनिवर्सल मेरिट। और उसने कहा कि प्रकृतिवाद के, फिर हम देखें उसमें कि प्रकृतिवाद का में पाठ्यक्रम क्या है। तो प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम में रखा कि जीने के लिए गृह विज्ञान, समाज में जीने के लिए समाज विज्ञान, और उसने अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र पढ़ने की बात की, प्रकृति की बात की, और अवकाश के क्षण में, अवकाश के समय का उपयोग करने के लिए उसने कहा साहित्य, संगीत, साहित्य, कला, और खाली समय में बैठने के लिए कहा मूर्तिकारी, मूर्तिकला, चित्रांकन इत्यादि की बात उसने
की। और पाठ्यक्रम में आपने देखा, अब कहा व्यावसायिक शिक्षा की भी बात उन्होंने की। और उसने कहा कि नेक्स्ट कहा उसने कि उसकी शिक्षण विधि क्या होगी। तो प्रकृतिवादियों ने कहा कि जो शिक्षण विधि है वो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। आपने रूसो के शिक्षा दर्शन को भी देखा कि रूसो भी प्रकृतिवादी था, रूसो ने भी कहा था करके सीखना, और यहाँ देखिए प्रकृतिवाद में कह रहा है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना। कहा प्रोजेक्ट मेथड बना करके सीखना। कहा कि यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा, बालक क्लब के द्वारा सीखना। और उसने कहा कि बालक को स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्कूल यूनियन के द्वारा सीखना कहा। और उसने प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा कहा सीखना। तो हम लोगों ने देखा कि बालक की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रकृतिवाद में जो दर्शन आया उसी दर्शन में बालक की स्वतंत्रता की बात आई। बात क्या आई कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए शिक्षा हो, शिक्षा के लिए बालक नहीं है। तो इन्हीं दर्शन के बाद डॉक्टर हल ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की, बाल मनोविज्ञान की चर्चाएं हुई। तो आप देखिए कि कहता है प्रकृतिवाद में कि अध्यापक कैसा हो। तो कहता है कि अध्यापक जो हो वो बिल्कुल अपने का एकदम स्वामी टाइप का नहीं हो, अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में हो। पहला कहता है कि गाइड के रूप में हो। दूसरा कहता है कि व्यवस्थापक एक ऑब्जर्वर हो, अवलोकनकर्ता की तरह हो, निरीक्षणकर्ता की तरह हो। तीसरा कहा कि अध्यापक रक्षक हो, प्रोटेक्टर हो, छात्र का क्या हो, रक्षक हो। और चौथा कहा व्यवस्थापक हो, ऑर्गेनाइजर हो, टीचर इज एज ए ऑर्गेनाइजर। तो उन्होंने अध्यापक की बात के बारे में कहा। अनुशासन के बारे में कहा कि अनुशासन जो है उसमें कड़े दंड की कोई बात नहीं है। छात्र जो है उसको प्रकृति हर चीज सिखला देता है। जैसे कोई बच्चा जलती हुई लालटेन के पास जाता है, अंगुली जल जाता है, तो उसे सीख स्वयं मिलती है कि वह दोबारा ये काम नहीं करता है। इसलिए उन्होंने अनुशासन में कहा कि उतने दंड की कोई आवश्यकता नहीं, प्रकृति स्वयं सिखला देता है। विद्यालय कहा कि विद्यालय स्वतंत्र वातावरण में हो, प्रकृति के गोद में हो, जहाँ चार दीवारी ना हो, जहाँ सीखने की क्षमता स्वतंत्रता हो, जहाँ शिक्षक और छात्र कम संख्या में हो और उनको पढ़ाएं बताएं, एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर वो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के बारे में समझे, क्रियात्मक खेल के द्वारा, खेल के द्वारा विद्यालय में पढ़े। और नेक्स्ट कहा कि बालक को कहा कि बालक को अपने विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालक को एक छूट होनी चाहिए कि बालक स्वयं से डिसाइड करे, चुने, पढ़े, खेले, क्या करना है, वो बालक के साथ पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कहा कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या है। तो कहता है प्रकृतिवादी शिक्षा की जो विशेषता है मित्रों, वो कहता है कि प्रकृति का अनुसरण, वो प्रकृति के गोद में रहना चाहता है। कहता है कि मानव जो जन्म लिया वो शुद्ध होकर पवित्र आया धरती पर, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के वातावरण में आके दूषित हो गया, गंदा हो गया। और आप देखें कि रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंड इन चेन्स। रूसो ने कहा कि मैन इज born free but everywhere he is bound in chains। मानव स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन जंजीरों में जकड़ जाता है। मानव स्वतंत्र जन्म लेता है और जंजीरों में जकड़ जाता है, ऐसा रूसो ने कहा कि मानव तो ऊपर से अच्छा आता है, लेकिन यहाँ की जो वातावरण है उस वातावरण के मेल में आकर मानव दूषित हो जाता है। कहता है वो कि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं बनता है। तो रूसो आपने देखा कि किस प्रकार प्रकृतिवाद में उसके उद्देश्य को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उसकी परिभाषा देखी, हम उसके अर्थ को देखें, हम उसकी विशेषता को देखें, हम उसके पाठ्यक्रम को देखें, हम लोग शिक्षण विधि को देखें। तो हम लोग ने देखा उनके सारे गुण को देखें। अब उनकी दोष की भी चर्चा है। दोष की यह चर्चा है कि उसने केवल छात्रों को ही महत्व दिया,
और उसने अध्यात्म की कोई चर्चा नहीं की। मानव को बिल्कुल मशीन बनाया, मैटर बनाया, जबकि मानव के अंदर एक संवेदना है। और आध्यात्मिकता नहीं होगी, नैतिक शिक्षा नहीं होगी, तो मानव बिल्कुल मशीनी मानव हो जाएगा, रोबोट हो जाएगा। इसे और शिक्षक की कोई महत्ता की बात नहीं की, जबकि शिक्षक अपने आदर्श से, अपने अनुभवों से छात्रों को अनुप्रेरित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने देखा कि प्रकृतिवाद क्या है, हम लोगों ने देखा कि प्रकृतिवाद की क्या महत्ता है। इसके जो फॉलोअर्स थे उसमें अपने कमेनियस, इसमें कमेनियस थे, हर्बर्ट स्पेंसर, कमेनियस और बेकन एवं रूसो प्रमुख आधुनिक दार्शनिक थे प्रकृतिवाद के। पूर्व की चर्चा मैंने आपसे की है। तो मित्रों, आज की इस कड़ी में बस मात्र इतना ही। आप इनको विस्तार से स्वयं से पढ़ेंगे। जहाँ कोई कठिनाई हो, समस्या उत्पन्न हो, तो आप मुझसे पुनः संपर्क करेंगे। मैं अगली कड़ी में पुनः इसको समाधान करने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।